Hello everyone, welcome back to Feedback IS. I'm नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। आज का जो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस होने वाला है, जो हम द हिंदू का न्यूज़पेपर जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो दोस्तों कब का है? वो है 19 जुलाई। आपको जैसे मैंने बताया है दोस्तों, यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। यूपीएससी के लिए जो करंट अफेयर्स है उसका बहुत बड़ा रोल है। जो क्वेश्चन जो है, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें या हम इंटरव्यू की बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल निभाता है। 70% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स से आते हैं दोस्तों। तो आज हम 19 जुलाई का जो न्यूज़पेपर है द हिंदू का, वो एनालाइज कर रहे हैं और आज हम देखेंगे कि यूपीएससी के लिए कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट। दोस्तों, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो काफ़ी बड़ा होता है। आपको उसमें सिर्फ जो यूपीएससी से रिलेटेड है वही आपको चीज़ें पढ़नी होती हैं। एक वीडियो भी बनाई है इस पर, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है। मैंने एक डिटेल में समझाया है कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ना भी एक कला है, न्यूज़पेपर पढ़ना एक आर्ट है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। कोई भी न्यूज़पेपर हो, आप चाहे द हिंदू पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ें यूपीएससी के लिए, तो आपको पढ़ना आना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए, सिलेबस से कैसे लिंक करना चाहिए और हमें जो है कैसे इसके नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसके नोट्स कैसे बनाएं। तो आप मेरी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दी हुई है कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। जो फीडबैक आया जो चैनल है हमारा यूट्यूब का, आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने बताया हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। न्यूज़पेपर अगर पढ़ना सीख जाएंगे तो आपका जो आधा काम है करंट अफेयर्स का वो वैसे ही हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इंडेक्स देखने की कोशिश करते हैं कि जो 19 जुलाई का जो न्यूज़पेपर है द हिंदू का, उसमें कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये गलती से 17 जुलाई हो गया, यहाँ पे 17 जुलाई 2025 हो गया। ये एक एरर मिस्टेक हो गई है, लेकिन जो मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ वो 19 जुलाई का न्यूज़पेपर है। किसका है दोस्तों? ये 19 जुलाई का द हिंदू का न्यूज़पेपर है। थोड़ी सी एरर की वजह से ये 17 जुलाई लिख दिया है, 17 जुलाई का नहीं है, ये एक एरर हो गई है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। आज जो डेट हो रही है वो 19 जुलाई का है। तो आज के न्यूज़पेपर में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे वो देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल कौन सा होगा दोस्तों? इंडिया तजाकिस्तान डिफेंस टॉक। इंडिया और तजाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है दोस्तों? डिफेंस टॉक हो रहा है। तो हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। हम चाबार पोर्ट को भी समझेंगे, हम आईएनएसटीसी को भी समझेंगे कि आईएनएसटीसी का क्या रोल है, और हम डिटेल में समझेंगे इंडिया और तजाकिस्तान के बीच कैसे रिलेशन और तजाकिस्तान इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। यूपीएससी के लिए रिलेवेंस कैसे है दोस्तों? यूपीएससी के लिए रिलेवेंस कैसे है? क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, तो ये पेपर 2 का जो एक टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें आएगा। सिक्योरिटी में ये क्वेश्चन कवर हो सकता है दोस्तों। और एनर्जी पेपर 3, जीएस का पेपर 3 है, उसमें टॉपिक है एनर्जी, उसमें ये कवर हो सकता है। तो दोस्तों, जीएस 2 और जीएस 3 के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अगर हम अगला आर्टिकल देखें दोस्तों, अगला आर्टिकल कौन सा है? अगला आर्टिकल है महाराष्ट्र कास्ट सेंसस। दोस्तों, जो कास्ट सेंसस है बहुत डिबेटेड टॉपिक है। ये हमेशा न्यूज में बना हुआ है, 8-10 महीने हो गए तब से ये जो टॉपिक है वो न्यूज में बना हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा डिबेटेड टॉपिक है और ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप 2026 में प्रीलिम्स के अंदर 2-3 क्वेश्चन तो कास्ट सेंसस से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। चाहे प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की बात हो, तो कास्ट सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर सकते हैं? सोशल जस्टिस एंड पॉलिसी। और ये कौन कौन से
जो पेपर है जीएस में वो उसमें कवर हो सकता है। कौन से पेपर में, आप मुझे कमेंट्स में बताइए दोस्तों, कौन से जो पेपर हैं उसमें ये कवर किया जा सकता है। तो अगर हम जीएस की बात करें, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में ये टॉपिक कवर किया जा सकता है। अगर हम पॉलिसी की बात करते हैं तो जीएस 2 में कवर होगा। अगर हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो ये पेपर 1 में कवर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एंटी ट्रैफिकिंग बिल पे कंसर्न जताया है कि जो एंटी ट्रैफिकिंग बिल है वो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ है, वो अभी तक पेंडिंग क्यों है पार्लियामेंट में। उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है गवर्नमेंट को। तो ये जो क्या है, जुडिशरी और वल्नरेबल, ये वल्नरेबल और जुडिशरी जो टॉपिक है दोस्तों, वैसे तो जीएस 2 में है, लेकिन हम किस किस में कवर करते हैं, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 इथिक्स। इथिक्स में इसके ऊपर केस स्टडी बन सकती है, और जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें भी ये टॉपिक कवर किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आज आपको 5 आर्टिकल पढ़ाने वाला हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैंने पूरे द हिंदू से इसको एनालाइज करके फिर मैं आपके सामने ये आर्टिकल लेकर आया हूँ। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप यूपीएससी 2026 दे रहे हैं तो आपके लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 2026 का जो प्रीलिम्स देंगे तो उनके लिए जो करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो दोस्तों कि करंट अफेयर बहुत डायनामिक पार्ट है, हमें स्टैटिक पे ध्यान देना चाहिए। करंट अफेयर्स किसी भी मैगजीन से हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो करेंगे तब आपके चांसेस हैं प्रीलिम्स को क्लियर करने के। अगर करंट अफेयर्स को आप फॉलो नहीं करेंगे, आपको करंट अफेयर्स डेली करना है, आपको एमसीक्यू डेली लगाने हैं। अगर आप एमसीक्यू नहीं लगाते, आपको मिनिमम 5 एमसीक्यू डेली लगाने चाहिए फॉर प्रीलिम्स, जब आपका प्रीलिम्स कहीं निकलने के चांसेस बनेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बीट प्रिक्योरमेंट रिकॉर्ड। तो बीट प्रिक्योरमेंट रिकॉर्ड बनाया है इंडिया ने, वो कितना बनाया है और हमारे लास्ट 5 सालों में कितना रहा, ये सब पर बात करेंगे आज। ये सब एनालाइज करेंगे दोस्तों, और हम देखेंगे भी कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है ये एग्रीकल्चर में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये दोस्तों फूड एंड सिक्योरिटी में आता है। और ये जो पार्ट है दोस्तों एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी, ये जो हमारा पार्ट है वो जीएस पेपर 3 में आएगा दोस्तों। जो इकोनॉमी वाला पार्ट है वो जीएस पेपर 3 में कवर होगा। तो जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। मैंने जितने मेल दिए उसमें मेरा जीएस पेपर 3 सबसे वीक पार्ट था, तो इसलिए जीएस पेपर 3 पर आप खास कर फोकस दें, क्योंकि जीएस पेपर 3 में हमेशा नंबर कम रह जाते हैं, क्योंकि ये इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी होती है, क्योंकि ये इकोनॉमी होती है इसमें। तो इसलिए आप इस पर खास कर ध्यान दें और अच्छे से प्रिपेयर करें जीएस पेपर 3 को। जो अगला जो हमारा आर्टिकल है दोस्तों, अगला आर्टिकल क्या है, न्यू जोनेटिक वायरस। आपको दोस्तों पता होगा जो निपा वायरस है वो केरला में बहुत तेजी से फैल रहा है, केरला में बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, तो उसको लेकर बहुत कंसर्न जता रहे हैं लोग। साउथ एशिया में क्या है, साउथ एशिया में एक न्यू टाइप का भी वायरस आया है जो निपा वायरस है, तो उसको लेकर कंसर्न जता रहे हैं। तो ये पब्लिक हेल्थ और साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे जो यूपीएससी का सिलेबस दिया है, यूपीएससी ने जो सिलेबस डिफाइन किया है अपनी नोटिफिकेशन में, उसके अंदर क्या है दोस्तों, 2 टॉपिक है। कौन से पेपर में 2 टॉपिक है, जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 में 2 टॉपिक है, पब्लिक हेल्थ एंड साइंस एंड टेक, पब्लिक हेल्थ एंड साइंस एंड टेक। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप ना अपने ऊपर बिलीव करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए। जो यूपीएससी की जर्नी जो होती है बहुत लंबी होती है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता, फिर सेकंड अटेम्प्ट देते हैं, थर्ड अटेम्प्ट देते हैं, फोर्थ अटेम्प्ट देते हैं, तो 1 4-5 साल का पीरियड होता है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, आपके ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा। तो अपने ऊपर बिलीव करिए, आपका एग्जाम निकले ना निकले, लेकिन आप अपने ऊपर बिलीव करिए, तब आपका एग्जाम निकल सकता है। ये जो नहीं होती है यूपीएससी की दोस्तों, इसमें बहुत अप डाउन्स आते हैं, बहुत स्ट्रगल होता है। कभी आपको लगेगा कि हर दिन ये लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, ये मैं यूपीएससी के लिए बना ही नहीं हूँ। हर दिन डिमोटिवेशन होता है, हर दिन ऐसा लगता है कि मैं यूपीएससी नहीं कर सकता।
में, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा सिलेबस है, इतना वाइड सिलेबस है, तो ऐसा लगता है कि यूपीएससी हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे यूपीएससी। लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, तो अपने ऊपर भरोसा रखना है, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है। आप ही कर सकते हैं कि मैं ही कर सकता हूं, मेरी ही एक सीट है, मैं यूपीएससी क्लियर कर सकता हूं। अगर बच्चे आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो पहले अपने ऊपर भरोसा करिए कि आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। हो यूपीएससी ना हो वो अलग बात है, लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव करना है। अपने ऊपर बिलीव करना बहुत जरूरी है, वरना आपके ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा। मेरे ऊपर तो किसी ने बिलीव नहीं किया था कि मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स भी निकाल पाऊंगा, किसी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, कोई मेरे ऊपर बिलीव नहीं था, लेकिन मैंने प्रीलिम्स भी निकाला, मेंस भी निकाला, इंटरव्यू भी दिया। तो आप, अगर मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता या मैं अपने ऊपर बिलीव नहीं करता दोस्तों, तो शायद मैं प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाता। तो अपने ऊपर डाउट मत करिए। अगर आप अपने ऊपर डाउट करेंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, जो आपकी जो वीकनेस है उस पर काम करिए। यहाँ भी आपको लगती है ये वीकनेस है कि मेरा जीएस अच्छा नहीं है, या मेरा सीसेट अच्छा नहीं है, या मेरी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, या मैं सिलेबस टाइम पे नहीं कर पा रहा हूँ, सारी जो वीकनेस है आप उसको दूर करिए और आप अपनी स्ट्रेंथ को समझिए और वीकनेस को इम्प्रूव करिए। तो आपका यूपीएससी क्लियर हो सकता है। यूपीएससी क्या डिमांड करता है? सक्सेस डिमांड स्टेमिना। तो हमेशा सक्सेस क्या डिमांड करता है? स्टेमिना। आप खड़े रहिए, बिल्कुल आप गिव अप मत करिए। आप अगर गिव अप कर देंगे तो फिर आप यूपीएससी के लिए नहीं बने। यूपीएससी डिटर्मिनेशन मांगती है। यूपीएससी क्या मांगती है? डिटर्मिनेशन मांगती है। आप वहां पर टिके रहें, आप हिम्मत ना हारें। आज नहीं तो कल आपका यूपीएससी जरूर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबी, अगर मैं यूपीएससी के बारे में बात करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो अब हम अपने ट्रैक पे चलते हैं, हम अपनी जो लेक्चर है उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला आर्टिकल क्या है दोस्तों? हमारा पहला आर्टिकल है इंडिया तजाकिस्तान डिफेंस टॉक्स। इंडिया तजाकिस्तान डिफेंस टॉक्स। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि तजाकिस्तान जो है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? जो तजाकिस्तान कंट्री है वो इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? अब हम की पॉइंट्स देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर में की पॉइंट्स क्या दिए हैं इंडिया तजाकिस्तान के जो डिफेंस टॉक हुई है। डिफेंस एंड काउंटर टेररिज्म जो कॉपरेशन है उसको स्ट्रेंथन किया गया है। क्या है? एक्सेस टू सेंट्रल एशिया बिया चाहबार एंड आईएनसीटी डिस्कस। तो दोस्तों हम चाहबार जो पोर्ट है जो ईरान पर है और आईएनसीटीसी है, तो दोस्तों हम इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चाहबार पोर्ट कहाँ स्थित है और आईएनसीटीसी क्या है। इसको हम अभी आगे स्लाइड में देखेंगे कि आखिर चाहबार पोर्ट क्या है और आईएनसीटीसी क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और चाहबार पोर्ट से इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों इंडिया आउटरीच रिस्पॉन्स द चाइना रीजनल इन्फ्लुएंस। दोस्तों चाहबार पोर्ट से क्या है? चाहबार पोर्ट से हम जो है इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम कर रहे हैं। वो कैसे करेंगे वो आगे हम वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, वो हम कैसे करेंगे। अब ये जो टॉपिक है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वैसे मैंने बताया था, ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंडिया जो सेंट्रल एशिया डिप्लोमेसी है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। जो जीएस पेपर 2 का जो पार्ट है आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम जीएस पेपर 3 की बात करें, जो इंडिया के बीच जो डिफेंस टाइज हो रहे हैं या काउंटर टेररिज्म हो रहे हैं या एनर्जी पर जो मेमोरेंडम साइन हो रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तजाकिस्तान में जो इंडिया उसमें इन्वेस्ट कर रही है, तो जो सारा जो टॉपिक है दोस्तों वो इकोनॉमी का टॉपिक है। वो किसमें? स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी हो गया और जो कनेक्टिविटी हो गई, ये सारा जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके लिए दोस्तों? जीएस पेपर 3 के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम एससी के लिंक करें दोस्तों, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस की बात करते हैं तो मेंस में दोस्तों 3 एलिमेंट होते हैं अगर आपको नंबर फैच करने। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? अगर आपको मेंस में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाने, जीएस का जो पेपर होता है दोस्तों, जो जीएस के पेपर होते हैं ज़्यादातर लोगों के उसमें एवरेज नंबर आते हैं 100, 90, 100, 110 ऐसे ही नंबर आते हैं। लेकिन अगर आपको नंबर फैच करने तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है दोस्तों वो क्या होता है? सबसे पहला एलिमेंट होता है ऐसे में आपको नंबर फैच करने।
अगर आप ऐसे में 150 नंबर ले आएंगे, 130 to 150 नंबर ले आएंगे, तो आपके मेंस का जो स्कोर है काफ़ी अच्छा जा सकता है। और जो दूसरा एलिमेंट होता है दोस्तों, दूसरा एलिमेंट जो होता है, जो आप नंबर अच्छे ला सकते हैं, जो दूसरा एलिमेंट है आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, वो दूसरा एलिमेंट क्या है दोस्तों? दूसरा एलिमेंट है जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 जो इथिक्स वाला पार्ट है और जो केस स्टडीज हैं, आप उसमें अच्छे खासे नंबर फैच कर सकते हैं। तो जब आप मेंस दें दोस्तों, तो टारगेट कहाँ कहाँ करना है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों जो तीसरा है दोस्तों, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसकी डीप स्टडी करनी पड़ती है, हमारा ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर, तो आपको दोस्तों ये 3 चीज़ों पर टारगेट करना चाहिए जब भी आप मेंस लिखें, या आप 2025 का मेंस लिख रहे हैं, तो आपको 3 चीज़ों का फोकस रखना है। इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, PYQs हुए, तो इनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अगर अच्छे नंबर फैच करना चाहते हैं मेंस में, तो ये मेंस के एलिमेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने बताया, अब ऐसे में कैसे लिंक कर सकते हैं दोस्तों? यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स, जो यूरेशियन है उसके जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हम वो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम तजाकिस्तान का मैप देखने की कोशिश करते हैं कि तजाकिस्तान के बॉर्डर किस किस से हैं और तजाकिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो तजाकिस्तान का मैप देखते हैं दोस्तों। अब तजाकिस्तान का मैप देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तजाकिस्तान कहाँ है? तजाकिस्तान ये रहा, तजाकिस्तान जो येलो है, तजाकिस्तान कहाँ है? तजाकिस्तान के बॉर्डर किस किस से हैं दोस्तों? अगर हम दोस्तों अफगानिस्तान की बात करें, अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान कहाँ है दोस्तों? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ तजाकिस्तान कितना बॉर्डर शेयर करता है? अफगानिस्तान के साथ जो तजाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है वो 1300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तो तजाकिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? अगर अफगानिस्तान के साथ तजाकिस्तान का बॉर्डर शेयर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, जो अफगानिस्तान में जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेररिज्म को फैलाते हैं, वो क्या करेंगे दोस्तों? तजाकिस्तान के थ्रू, तजाकिस्तान के थ्रू क्या करेंगे? जैसे अफगानिस्तान से तजाकिस्तान, तजाकिस्तान से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से इंडिया की तरफ हमला करेंगे। तो तजाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया जो है काउंटर टेररिज्म के लिए जो कॉपरेशन है वो साइन करे, कि जो टेररिज्म है जो पाकिस्तान के थ्रू तजाकिस्तान के थ्रू, फिर पाकिस्तान के थ्रू फैलाना चाहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा क्या है दोस्तों? चाइना, जो तजाकिस्तान का बॉर्डर है दोस्तों किसके साथ है? चाइना, चाइना के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है? 477 किलोमीटर। कितना बॉर्डर शेयर कर रहा है दोस्तों? 477 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। अब चाइना क्या है दोस्तों? चाइना जो है तजाकिस्तान के अंदर बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है दोस्तों चाइना की। और तजाकिस्तान क्या है दोस्तों? जो चाइना का जो इनिशिएटिव है, क्या है? जो चाइना का इनिशिएटिव है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, तो उसके अंडर आता है, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के अंदर आता है। तो चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है तजाकिस्तान के अंदर। क्या अगर इंडिया यहाँ पर इन्वेस्ट करती है या कोई भी कॉपरेशन साइन करती है, तो हम जो है चाइना और जो अफगानिस्तान की जो प्रॉक्सिमिटी है यहाँ पर, उसको कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चाइना और अफगानिस्तान की प्रॉक्सिमिटी को। और तजाकिस्तान का जो बॉर्डर है दोस्तों, वो और किसके साथ है? तजाकिस्तान का बॉर्डर है उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ। तो कौन कौन सी कंट्री हो गई दोस्तों? चाइना हो गई, अफगानिस्तान हो गया, और दोस्तों उज्बेकिस्तान हो गया। क्या हो गया? उज्बेकिस्तान। आगे बढ़ते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं, चाहबार पोर्ट के बारे में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और चाहबार पोर्ट देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चाहबार पोर्ट। अब दोस्तों ये मैप है, मैप को हम अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये हमारा प्यारा भारत, ये क्या है? ये हमारा प्यारा भारत है, और ये है मुंबई, और दोस्तों ये है ईरान। ये कहाँ है? ईरान। और जो चाहबार पोर्ट है वो दोस्तों कहाँ है? चाहबार पोर्ट जो है वो ईरान के अंदर है। कहाँ पर है? ईरान के अंदर है। पहले क्या होता था दोस्तों, अगर हमें
बाई चांस ईरान जाना होता था, हमें कोई भी सामान ईरान भेजना होता था, तो क्या है दोस्तों, हमें ग्वादर पोर्ट पहले भेजना पड़ता था, फिर ईरान भेजना पड़ता था, फिर ईरान से अफगानिस्तान जाता था, ईरान से अफगानिस्तान जाता था, या ग्वादर पोर्ट से अफगानिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाता था। हमारा जो प्रॉक्सिमिटी है वो सेंट्रल एशिया के अंदर बड़ी है। चाबर पोर्ट जो है क्या है दोस्तों, गेटवे है ईरान और अफगानिस्तान के लिए। क्या है, ईरान और अफगानिस्तान के लिए गेटवे बन गया है चाबर पोर्ट, ईरान और अफगानिस्तान। पहले जो अफगानिस्तान के अंदर एंट्री होती थी दोस्तों, वो ग्वादर पोर्ट और पाकिस्तान के थ्रू होती थी, लेकिन पोर्ट कहां है दोस्तों, ईरान, ग्वादर पोर्ट तो पाकिस्तान के अंदर है, चाबर पोर्ट जो है दोस्तों वो ईरान के अंदर है। आईएन सिटीज देखने की कोशिश करते हैं, क्या देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, INSTC। व्हाट इज INSTC? INSTC है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में क्या क्या हो सकता है, शिप हो सकता है, रेल हो सकती है, रोड हो सकता है, जो तीनों मोड है ट्रांसपोर्टेशन के वो दोस्तों हो सकते हैं। तो कहां से कहां तक होगा दोस्तों, इंडिया से लेके रशिया तक बिया ईरान, इंडिया से लेके रशिया तक, इसमें यूरोप भी शामिल है। तो कैसा चाबर, वो क्या कहते हैं INCTC कैसे जाएगा दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा मुंबई, ये है हमारा प्यारा भारत, और ये है मुंबई। मुंबई से कहां जाएगा दोस्तों, मुंबई से जाएगा ईरान, ईरान का जो बंदर अब्बास पोर्ट है वहां से जाएगा दोस्तों। फिर कहां जाएगा दोस्तों, तेहरान होते हुए दोस्तों, फिर अस्त्रकान होते हुए, फिर सीधे मॉस्को पहुंचेगा। अब दोस्तों ये INSTC है, इंपॉर्टेंट क्यों है? INSTC इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों, ये जो अल्टरनेटिव है, ये जो रूट है दोस्तों, स्विच कैनाल के थ्रू जाता है, ये जो रूट है इतना लंबा रूट हो जाता है, तो ये जो रूट है दोस्तों बहुत लंबा हो जाता है, और क्या करेगा, ये अल्टरनेटिव है इसका, और कॉस्ट को क्या करेगा, जो कॉस्ट होगी दोस्तों उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। कॉस्ट को तो रिड्यूस करता ही है, और जो इंडिया की जो सेंट्रल एशिया के साथ जो रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करेगा। सेंट्रल एशिया के साथ जितनी भी कंट्री हैं सेंट्रल एशिया में, उसके साथ क्या करेगा, इंडिया के जो रिश्ते हैं वो सुधारेगा, वो इंप्रूव करेगा। परसेंट कितना, 40% चीपर होगा, 40% चीपर, और 30% क्या होगा दोस्तों, 30% शॉर्टर होगा। आप देख सकते हैं जो स्विच कैनाल का जो रूट है दोस्तों कितना लंबा है, और जो हमारा INSTC का रूट है वो बहुत शॉर्ट है और बहुत चीपर है दोस्तों। मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है दोस्तों, INSTC के अंदर मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है, मैंने जैसे बताया दोस्तों, इंडिया इसके अंदर है, ईरान इसके अंदर है, अजरबैजान इसके अंदर है, रशिया इसके अंदर है, कजाकिस्तान इसके अंदर है, तुर्कमेनिस्तान, ओमान, यूक्रेन, टर्की, ये जो यूरोप की कंट्री हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। तजाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, आप मुझे कमेंट्स में बताइए तजाकिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो दोस्तों तजाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम एनर्जी और सिक्योरिटी की बात करते हैं, तजाकिस्तान क्या है, रिच है गैस में। सेंट्रल एशिया हो वो क्या है दोस्तों, वहां पर जो है गैस मिलती है, यहाँ पर जो नेचुरल गैस है वहां उसमें वो रिच है तजाकिस्तान। तो अगर हम काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं, इंडिया का मिलिट्री बेस फक्कोर, इंडिया का मिलिट्री बेस कहां है दोस्तों, फक्कोर तजाकिस्तान है, वहां पर है। पाकिस्तान जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो चाइना का, उसके अंडर आता है, वहां चाइना बहुत इन्वेस्ट कर रही है। तो एक रीजनल कंपटीशन होता है, एक रोड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके साथ एक रीजनल कंपटीशन है। तो इंडिया ने अभी क्या किया है, डिफेंस और जो काउंटर टेररिज्म के जो कॉपरेशन है वो साइन किए हैं। तो ये इंडिया के लिए तजाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम टेररिज्म की बात करते हैं, प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में सबसे पहले आपको चाहवार पोर्ट के बारे में जानने की जरूरत है। आपको चाहवार, और दूसरा दोस्तों INSTC, INSTC क्या है उसके बारे में जब जानने की जरूरत है। उस तजाकिस्तान जो कंट्री है उसके बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री के साथ शेयर होते हैं,
वो आपको जानने की जरूरत है, जो प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं दोस्तों। चाबहार पोर्ट कहाँ है, किस लिए इंपॉर्टेंट है चाबहार पोर्ट, और INCTC क्या है, और तजाकिस्तान के साथ कौन कौन सी कंट्री जो है बॉर्डर शेयर करती है, मैंने ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक में बताई हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए, आप अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, अगर 2026 का आप दे रहे हैं, तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, कास्ट सेंसस। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो किस चीज के लिए, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस इन महाराष्ट्र। तो दोस्तों कास्ट सेंसस जो है हमेशा से बहुत डिबेटेड टॉपिक रहा है। कैसा टॉपिक रहा है दोस्तों, डिबेटेड टॉपिक। जब से दोस्तों क्या हुआ है, बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ है, उसके बाद नेशनल लेवल पे क्या हुआ है, कास्ट सेंसस के बारे में बात हो रही है, कास्ट सेंसस के बारे में डिबेट हो रही है। अब महाराष्ट्र क्या कर रही है, महाराष्ट्र भी इलेक्शन से पहले, प्री इलेक्शन से पहले कास्ट सेंसस कराना चाहती है। क्या कराना चाहती है, कास्ट सेंसस कराना चाहती है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, व्हाट इज कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस क्या होता है दोस्तों, तो कास्ट सेंसस होता क्या है, कास्ट सेंसस क्या होता है, कास्ट सेंसस इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन कास्ट आइडेंटिटी ऑफ पॉपुलेशन। डाटा का कलेक्शन होता है, किस चीज के ऊपर होता है, कि कास्ट आइडेंटिटी के ऊपर, कि जो हमारा देश है, हमारे देश में कितने लोग रहते हैं और कितनी टाइप की जो कास्ट आइडेंटिटी है उनके लोग रहते हैं। बस यही हमें पता करना है कि कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी जो है हमारे जो देश में, उसकी कितनी पॉपुलेशन है। तो कास्ट सेंसस यही होता है। अब की पॉइंट्स क्या है दोस्तों, रिन्यूड द डिमांड फॉर कास्ट बेस्ड इनोमरेशन। तो जो कास्ट सेंसस है उसकी डिमांड बहुत तेजी से उठ रही है। क्या उठ रही है दोस्तों, कास्ट सेंसस कराने की डिमांड बहुत तेजी से उठ रही है। आप मुझे दोस्तों कमेंट्स में बताइए, क्या कास्ट सेंसस कराना सही है, क्या हमें कास्ट सेंसस कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि कास्ट सेंसस इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे देखें दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज लिवरेजिंग कास्ट डाटा फॉर रिजर्वेशन। क्या कर रही हैं दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, रिजर्वेशन के लिए कास्ट सेंसस को सपोर्ट कर रही हैं। अगर हम एथिकल टेंशन देखें, सोशल जस्टिस वर्सेस पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कैसे है यूपीएससी के लिए, जीएस पेपर 1 सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, सोशल इक्विटी, और जीएस पेपर 2 के डाटा फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन, एंड जीएस पेपर 4 के लिए इक्विटी एंड गवर्नेंस इथिक्स। दोस्तों हम ये कास्ट सेंसस की तो अभी बात हो रही है, अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं और टाइमलाइन देखते हैं। आखिर ये कास्ट सेंसस है, इसका इतिहास क्या रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। क्या कास्ट सेंसस जो है अभी बिहार में जो सेंसस हुआ है उसके बाद से इसकी डिमांड उठ रही है, या कास्ट सेंसस का इतिहास बहुत पुराना है। या हम टाइमलाइन देखने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ कास्ट सेंसस। चलिए इसकी टाइमलाइन देखते हैं दोस्तों। टाइमलाइन देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जो कास्ट सेंसस है वो क्या बिहार का सेंसस हुआ है, बिहार स्टेट के अंदर जो सेंसस हुआ है उसके बाद ये पिक्चर में आया है या पहले से। तो दोस्तों 1931 की बात करते हैं, 1931। तो सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, कास्ट सेंसस हुआ, कास्ट सेंसस इनैमरेटेड अंडर ब्रिटिश इंडिया। तो सबसे पहले जो कास्ट सेंसस कराया गया वो 1931 में कराया गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये तो ब्रिटिश इंडिया में 1931 में पूरी तरीके से फुल कास्ट सेंसस हुआ, तरीके से फुल कास्ट सेंसस 1931 में कराया गया। लेकिन दोस्तों 1931 के बाद क्या हुआ, 1931 के बाद क्या कास्ट सेंसस हुआ, क्या हमारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो हमें आज़ादी मिल गई, जब हम इंडिपेंडेंस हमने हासिल कर ली, उसके बाद कास्ट सेंसस कराया गया या नहीं कराया गया, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम दोस्तों 1951 से लेके 2011 की बात करते हैं, 1951 से लेके अगर हम 2011 की बात करते हैं, तो हमेशा से क्या किया गया है, कास्ट सेंसस को अवॉइड किया गया है।
क्या किया गया है दोस्तों, कास्ट सेंसस को अवॉइड किया गया अगर हम SC और ST को छोड़ दें, एक्सेप्ट SC एंड ST। अगर हम SC और ST को छोड़ दें तो कास्ट सेंसस हमेशा से क्या किया गया, अवॉइड किया गया। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमेशा बचती रही हैं कि कास्ट सेंसस की डिमांड तो हमेशा से उठती रही है, लेकिन कास्ट सेंसस नहीं कराया गया है। 2011 में क्या हुआ, 2011 में क्या हुआ दोस्तों, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया गया। दोस्तों 2011 में क्या हुआ, 2011 में सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को क्या कराया गया, कंडक्ट कराया गया। लेकिन कंडक्ट तो कराया 2011 में, लेकिन जो कास्ट डाटा था वो अभी तक रिलीज ही नहीं किया गया है दोस्तों। अभी तक वो कास्ट डाटा को रिलीज ही नहीं किया गया। 2011 में कास्ट सेंसस को सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराएगा, लेकिन कास्ट डाटा को अभी तक रिलीज नहीं किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2021 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया, जो फुल कास्ट सेंसस की जो डिमांड उठ रही थी, जैसे महाराष्ट्र में उठ रही है, बिहार में उठ रही है, तो उसको डिक्लाइन कर दिया। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने उसको डिक्लाइन कर दिया, फुल कास्ट सेंसस कराने से मना कर दिया। अगर हम 2023 की बात करते हैं, 2023 में क्या हुआ, 2023 में जो बिहार की जो गवर्नमेंट है, जो नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है, उसने बिहार में कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया। कास्ट सेंसस कंडक्टेड, कास्ट सेंसस इज कंडक्टेड। में कास्ट सेंसस कंडक्ट कराएगा कब, 2023 में। उसके बाद से क्या हुआ, कास्ट सेंसस को नेशनल लेवल पर लागू करने की डिमांड उठने लगी, नेशनल लेवल पर क्या इन्फोर्समेंट की डिमांड उठने लगी। लेकिन दोस्तों अभी तक जो हमारी नेशनल लेवल पर जो सरकार है उसने इसको डिक्लाइन किया है। अगर हम दोस्तों 2025 की बात कर रहे हैं, कुछ दिनों में महाराष्ट्र में क्या हो रहा है दोस्तों, इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन से पहले क्या कर रही है जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, उसने क्या डिमांड रखी है, उसने क्या डिमांड रखी है दोस्तों, कास्ट सेंसस को कंडक्ट कराया जाए। कास्ट सेंसस कंडक्टेड, कास्ट सेंसस इज कंडक्टेड, कंडक्ट कराया जाए बिफोर द इलेक्शन, कास्ट सेंसस को कंडक्ट कराया जाए। तो ये डिमांड हमारी जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उसने की है। तो दोस्तों मैंने ये पूरी आपको टाइमलाइन समझाने की कोशिश की है कि जो कास्ट सेंसस है उसका इतिहास क्या रहा है, कास्ट सेंसस आखिर क्या बिहार में जो सेंसस हुआ है उसके बाद से ये डिबेटेड है या इसका कोई इतिहास है। तो मैंने आपको इतिहास बताने की कोशिश की है। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिसी रिलेवेंस क्या है, अगर हम दोस्तों आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 क्या कहता है दोस्तों, रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, आर्टिकलिटी एंड एफर्मेटिव एक्शन की बात करता है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 क्या बात करता है दोस्तों, सोशल इक्वेलिटी, सोशल इक्वेलिटी एंड एफर्मेटिव एक्शन की बात करता है। अगर आप दोस्तों पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा व्हाट इज आर्टिकल 15 एंड व्हाट इज आर्टिकल 16। तो मैं आपको इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा व्हाट इज आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा व्हाट इज आर्टिकल 15 एंड व्हाट इज आर्टिकल 15। तो आप मुझे कॉमेंट में बताइए व्हाट इज आर्टिकल 15 एंड व्हाट इज आर्टिकल 16। अगर हम मंडल कमीशन की बात करते हैं दोस्तों, अगर हम मंडल कमीशन की बात करते हैं तो इसके लिए था मंडल जो कमीशन आया था, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन जो आया था दोस्तों वो ओबीसी रिजर्वेशन के लिए आया था। तो उसमें किसके लिए आया था, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए आया था। लेकिन कास्ट सेंसस है, जो कास्ट सेंसस है जो रैशनल पॉलिसी होती है और जो रिसोर्स टारगेटिंग है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए क्या जो कास्ट सेंसस है वो इतना इंपॉर्टेंट है हमारी जो रैशनल पॉलिसीज होती हैं और जो रिसोर्स टारगेटिंग स्कीम होती हैं। अगर हम इसकी कोई स्कीम बनाते हैं तो अगर कोई हम स्कीम बनाते हैं उसके लिए कास्ट सेंसस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कास्ट सेंसस के लिए कौन इसके अगेंस्ट में, आर्ग्यूमेंट क्या है दोस्तों अगेंस्ट में, और इसके क्या कहते हैं फेवर में, क्या कौन कौन आर्ग्यूमेंट क्या क्या है।
अगर हम फेवर की बात करते हैं दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती क्या है, जब कोई वेलफेयर स्कीम बनाती है तो वेलफेयर स्कीम बनाने के लिए उनको किस चीज की जरूरत पड़ती है, उनको डाटा की जरूरत पड़ती है। आखिर हमारे पास पॉपुलेशन, अगर मान लीजिए किसी को एससी, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एससी एसटी के लिए कोई स्कीम बनानी है, कोई वेलफेयर स्कीम बनानी है, अगर उनको पता ही नहीं होगा कि उनको टारगेट क्या करना है, पॉपुलेशन कौन सी पॉपुलेशन को टारगेट करना, उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं होगा, तो वो पर कैसे टारगेट कर पाएंगी। तो क्या होगा दोस्तों, हेल्प डिजाइन एविडेंस बेस्ड वेलफेयर। अगर आपको पता होगा कि आपके पास एविडेंस होगा कि कितनी आप कौन सी ऑडियंस को आपको टारगेट करना है और उसकी कितनी पॉपुलेशन है और वो कौन सी कास्ट आइडेंटिटी के हैं, अगर आपको पता होगा तो आप अच्छे से उस स्कीम को क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। दोस्तों इसेंशियल फॉर रीजनल रिजर्वेशन पॉलिसी, और दूसरा इसेंशियल फॉर रैशनल रिजर्वेशन पॉलिसीज। अगर हम अगेंस्ट में बात करते हैं दोस्तों, अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट है, अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट है दोस्तों, अगर हम अगेंस्ट की बात करते हैं, इसके अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट हो सकते हैं दोस्तों। अगर हम अगेंस्ट की बात करते हैं, जैसे दोस्तों अगर कास्ट सेंसस लागू हो गया, तो कास्ट सेंसस लागू होने से क्या होगा, जो दोस्तों कास्ट सिस्टम है या कास्टिज्म है वो क्या होगा दोस्तों, वो डीपन हो जाएगा और गहरा हो जाएगा। जो कास्ट आइडेंटिटी है, फिर जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो क्या करेंगे, वोट बैंक की तरह यूज करेंगे। कास्टिज्म, रिस्क ऑफ डीपनिंग कास्टिज्म। और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा क्या है, यूज फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स। हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने दोस्तों ये कास्ट सेंसस के बारे में आपको बताने की कोशिश की है कि व्हाट इज कास्ट सेंसस एंड इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट है और इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट है, मैंने आपको वो बताने की कोशिश की है दोस्तों। तो मैंने सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की है, कास्ट सेंसस है क्या और इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट है, इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट है, और इसके टाइमलाइन मैंने बताने की कोशिश की है दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या कास्ट सेंसस हमारी जो रैशनल पॉलिसीज हैं या जो वेलफेयर स्कीम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एससी क्वेश्चन डिले इन एंटी ट्रैफिकिंग लॉ। एंटी ट्रैफिकिंग लॉ, तो दोस्तों अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो एंटी ट्रैफिकिंग लॉ पास होना था उसमें डिले क्यों हो रहा है। तो एससी क्या हेडलाइन क्या है दोस्तों, एससी सेंटर वेयर इज द एंटी ट्रैफिकिंग लॉ। एंटी ट्रैफिकिंग लॉ कहाँ है, गवर्नमेंट से पूछ रही है सुप्रीम कोर्ट के। आखिर जो 2021 में क्या हुआ दोस्तों, 2021 में दोस्तों 2021 में क्या हुआ, दोस्तों 2021 में जो एंटी ट्रैफिकिंग बिल है उसको ड्राफ्ट किया गया। एंटी ट्रैफिकिंग बिल को ड्राफ्ट किया गया, जब से क्या है दोस्तों वो पेंडिंग है पार्लियामेंट में, क्या है पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज कर रही है हमारी जो गवर्नमेंट है, उससे क्या कह रही है दोस्तों, उससे कह रही है डिले ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन बिल। सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है वेयर इज द एंटी ट्रैफिकिंग बिल। तो एंटी ट्रैफिकिंग बिल की इतनी जरूरत क्या है दोस्तों, एंटी ट्रैफिकिंग बिल हमें चाहिए क्यों। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, इंडिया जो है सोर्स है, डेस्टिनेशन है, इस जहां पर जो है दोस्तों एंटी ट्रैफिकिंग जो एक्टिविटी है बहुत ज्यादा होती है और ट्रांजिट होती है। यहाँ से एंटी ट्रैफिकिंग करके कोई, अगर एंटी ट्रैफिकिंग में कौन कौन होता है, एंटी ट्रैफिकिंग की कैसे जाती है। अगर हम दोस्तों हाई वल्नरेबिलिटी को, वुमेन और चिल्ड्रन की एंटी ट्रैफिकिंग बहुत की जाती है। वुमेन को क्या होता है दोस्तों, बेचा जाता है, जहां से लेके दूसरी कंट्री में क्या किया जाता है, उनको सेल किया जाता है, बच्चों को बेचा जाता है। तो एंटी ट्रैफिकिंग का जो
इंडिया जो है बहुत हायर है, मतलब अगर हम हाई वल्नरेबिलिटी देखें वो वुमेन और चिल्ड्रेन की है, लेकिन जो अगर हम एंटी ट्रैफिकिंग की मार्केट की बात करें तो इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है एंटी ट्रैफिकिंग के। बाहर से क्या होता है, यहाँ एंटी ट्रैफिकिंग यहाँ से बाहर के देशों में की जाती है। सुप्रीम कोर्ट क्या है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक गार्जियन की तरह एक्ट करता है। हम जो फंडामेंटल राइट है हमारे, उन एक गार्जियन की तरह एक्ट करता है हमारे जो फंडामेंटल राइट है। अगर हम फंडामेंटल राइट के जो गार्जियन की बात करें, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, कौन कौन से आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट है सुपर राइट का गार्जियन है, तो कौन कौन से आर्टिकल को वो गार्जियन बना हुआ है। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें, हम एंटी ट्रैफिकिंग लॉ की बात करें दोस्तों, एंटी ट्रैफिकिंग की बात करें, अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें, अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें, आर्टिकल 23 की बात करें, आर्टिकल 21 जो है राइट टू प्राइवेसी है, और आर्टिकल 23 जो है प्रोविजन द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड दोस्तों जो फोर्स लेबर होता है उसके लिए प्रोविजन करता है आर्टिकल 23 है। इंडिया उसकी टाइमलाइन समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से जो लॉ हैं वो आए। अगर हम 1956 की बात करें, अब दोस्तों हम टाइमलाइन समझने की बात करते हैं। 1956 में क्या हुआ, 1956 की बात करें दोस्तों, अगर हम 1956 की बात करते हैं तो कौन सा लॉ आया था दोस्तों, इमोर्टल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। तो इसका जो फोकस था दोस्तों किस पे था, इसका फोकस था सेक्स ट्रैफिकिंग पर। ये 1956 में आया। अगर हम 2000 की बात करते हैं दोस्तों, 2000 में क्या हुआ, 2000 में इंडिया ने क्या किया, इंडिया रेटिफाइड यूएन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। 2011 में इंडिया रेटिफाइज पलेमो कॉल ऑन ट्रैफिकिंग। और 2021 में क्या हुआ दोस्तों, 2021 में जो एंटी ट्रैफिकिंग बिल है उसको ड्राफ्ट किया गया। 2021 में एंटी ट्रैफिकिंग बिल, जिसको टीआईपी बोलते हैं दोस्तों, टीआईपी बिल 2021 में इसको ड्राफ्ट किया गया। लेकिन दोस्तों अभी तक क्या है, ये पार्लियामेंट में पेंडिंग है, इस पर कोई भी बिल अभी नहीं लाया गया है दोस्तों। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वेयर इज द एंटी ट्रैफिकिंग बिल। इंडिया में जो क्या है हाई वल्नरेबल है। अगर हम वुमेन की बात करते हैं, अगर हम वुमेन की बात करते हैं और चिल्ड्रेन बात करते हैं, तो ये क्या है दोस्तों, हाई ट्रैफिकिंग पर है, हाई वल्नरेबल है। इनकी ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा की जाती है, वुमेन की ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा होती है और चिल्ड्रेन की ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा होती है। अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखेंगे, अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल है वो वुमेन एंड चिल्ड्रेन है। डिले क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट इज दिस बिल डिलेइंग, व्हाई इज दिस बिल। ट्रैफिकिंग है वो राइज हुई है पोस्ट कोविड की बात करें, क्या हुआ है दोस्तों, अगर हम पोस्ट कोविड की बात करते हैं, पोस्ट कोविड राइजिंग ट्रैफिकिंग। एक तो गवर्नमेंट ये बता रही है कि पोस्ट कोविड की वजह से जो है ट्रैफिकिंग राइज हुई है। अगर हम दूसरा रीजन क्या, गैप्स इन रिहैबिलिटाइजेशन एंड इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। दूसरा रीजन क्या है दोस्तों, गैप्स इन रिहैबिलिटाइजेशन एंड इंटर स्टेट एंड लैक ऑफ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। and lack of interstate coordination। और bill ensures national label agency
फॉर एंटी ट्रैफिकिंग लॉ। तो इस वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो बिल है वो डिले हो रहा है। 3 रीजन गवर्नमेंट ने दिए। पहला दिया है पोस्ट कोविड के बाद जो एंटी ट्रैफिकिंग के केसेस हैं वो काफी बढ़ गए और गैप्स है रिहेबिलिटाइजेशन में और लैक ऑफ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है। और बिल इंश्योर कर रहा है एक नेशनल एजेंसी होनी चाहिए जो नेशनल ट्रैफिकिंग है उसको काउंटर करने के लिए। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बीड प्रिक्योरमेंट रिकॉर्ड। इंडिया ने जो क्या है बीड प्रिक्योरमेंट का रिकॉर्ड बनाया है। क्या बनाया है, 2025 में कितना प्रिक्योरमेंट किया है बीड प्रिक्योरमेंट। अगर इंडिया ने 2025 में कितना बीड प्रिक्योरमेंट किया है दोस्तों, 2025 में कितना किया है दोस्तों, 30.2 मिलियन टन। 30.2 मिलियन टन किया है रिकॉर्ड प्रिक्योरमेंट डिस्पाइट द ग्लोबल क्राइसिस। ग्लोबल क्राइसिस के बाद भी इंडिया ने 30.2 मिलियन टन का प्रिक्योरमेंट किया है। किसका प्रिक्योरमेंट किया है दोस्तों, वीट का। वीट गेहूं का जो प्रिक्योरमेंट हुआ है वो 30.2 मिलियन टन हुआ है, मिलियन टन हुआ है। तो दोस्तों हम अब हम एक ग्राफ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमारा जो लास्ट 5 सालों में कितना प्रिक्योरमेंट रहा है। तो ये हमारा ग्राफ है दोस्तों। अगर हम 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, 2023 की बात करें और 2025 की बात करें तो इंडिया का लास्ट 5 ईयर में प्रिक्योरमेंट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, फ्लक्चुएट करा है या वॉलेटाइल रहा है, ये हम सब देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम 2021 की बात करेंगे तो 2021 में आप ये मैप में देख पा रहे हैं 27 मिलियन 27 मिलियन टन प्रिक्योरमेंट हुआ था वीट का। अगर हम दोस्तों 2022 की बात करेंगे तो 2022 में तो बहुत कम रह गया। 2022 में 16-17 मिलियन टन सी प्रिक्योर हो पाया था। 2022 में बहुत प्रिक्योरमेंट कम रह गया। अगर हम देखिए यहां पर तो 27 मिलियन टन हो रहा है 2021 में, फिर गिरा कितना हो गया, फिर गिर के कितना हो गया 17-18 मिलियन टन हो गया। फिर दोस्तों बढ़ा 2023 में बढ़ गया, 2023 में कितना हो गया 22 मिलियन टन हुआ। 2023 में कितना दोस्तों 22 मिलियन टन प्रिक्योरमेंट हुआ वीट का। अगर हम दोस्तों 2024 की बात करते हैं, 2024 में क्या है दोस्तों, 2024 में रिकॉर्ड तोड़ दिया, 2021 का रिकॉर्ड तोड़ दिया और दोस्तों यहां 28 मिलियन टन, कितना 28 मिलियन टन का प्रिक्वायरमेंट हुआ। अगर हम 2025 की बात करते हैं दोस्तों, 2025 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2025 में कितना प्रिक्वायरमेंट हुआ है बीट का दोस्तों, 2025 में प्रिक्वायरमेंट हुआ है 30.2 मिलियन टन का बीट का प्रिक्वायरमेंट हुआ है। ये रिकॉर्ड प्रिक्वायरमेंट है। अगर हम 5 सालों की बात करते हैं तो ये रिकॉर्ड प्रिक्वायरमेंट हुआ है 13.2 मिलियन टन। 13.2 मिलियन टन प्रिक्वायरमेंट हुआ है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे क्या होगा, हमारी जो फूड बफर है और पीडीएस कवरेज है वो स्ट्रेंथेंड होगी। वो क्या होगी, स्ट्रेंथेंड होगी। और जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो स्ट्रेंथेंड होगी। अगर दोस्तों हमारे पास वीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हमारी फूड सिक्योरिटी स्ट्रेंथेंड होगी। और रीइंफोर्स द एमएसपी पॉलिसी क्रेडिबिलिटी। जो हमारी एमएसपी पॉलिसी है जो एमएसपी पॉलिसी है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अब ये यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर प्रिक्योरमेंट एंड फूड पॉलिसी के लिए दोस्तों। और प्रीलिम फैक्ट क्या है, एफसीआई प्रिक्योरमेंट डाटा। दोस्तों एमएसपी की अगर हम बात करते हैं, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, तो एमएसपी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो अगर मान लीजिए दोस्तों सिचुएशन ऐसी आ जाए, स्टेबल सिचुएशन आ जाए, प्राइसेस बहुत गिरने लगे, लेकिन एक जो प्राइस है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है फार्मर्स को उसी दाम पर। अगर वो कोई फसल बेचते हैं तो उसी दाम पर। मान लीजिए चावल के जो, मान लीजिए वीट के प्राइसेस अगर सपोज कर लीजिए मार्केट के जो प्राइस हैं दोस्तों वो रहते हैं 400 रहते हैं। और लेकिन मार्केट तो दोस्तों वोलेटाइल है ऊपर, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बहुत प्राइसेस नीचे गिर गए या फसल क्या कहते हैं खराब हो गई, सब बेकार हो गई फसल, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 200 रुपये क्या कर दिए, 200 रुपये फिक्स कर दिए। तो चाहे फसल खराब हो, चाहे कुछ हो, चाहे मॉनसून खराब हो, चाहे बारिश ना हो, लेकिन आपको 200 रुपये पर
एमएसपी उन्होंने फिक्स कर दी, तो इस 200 रुपये पे आपकी फसल बिकेगी। तो एमएस क्या रोल होता है दोस्तों, फूड कॉर्पोरेशन जो इंडिया है उसका रोल क्या है दोस्तों, एफसीआई का रोल क्या है, एफसीआई का रोल दोस्तों प्रिक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। वो जो किसान से जो फसल खरीदी जाती है वो कौन खरीदता है दोस्तों, एफसीआई खरीदती है। एफसीआई प्रिक्योरमेंट करती है, एफसीआई क्या करती है दोस्तों, प्रिक्योरमेंट करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। क्या करती है, प्रिक्योरमेंट करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो एफसीआई का यही काम। हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था दोस्तों, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आया था वो 2013 में आया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था, 2013 में आया था। तो उसमें क्या है दोस्तों, लीगल राइट टू फूड है। नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर जो फूड को लीगल राइट का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे जो आज के डिस्कशन का लास्ट आर्टिकल। हाँ, आज के डिस्कशन का लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज के डिस्कशन का लास्ट आर्टिकल क्या है, आज के डिस्कशन का लास्ट आर्टिकल WHO वार्न्स ऑफ द जूनेटिक वायरस। का लास्ट आर्टिकल WHO वार्न जूनेटिक वायरस। जूनेटिक वायरस क्या होते हैं, व्हाट इज जूनेटिक वायरस। अच्छा, व्हाट इज जूनेटिक वायरस दोस्तों, जूनेटिक वायरस क्या होते हैं, जूनेटिक वायरस वो होते हैं कि जो एनिमल से जो ह्यूमन में जो वायरस ट्रांसमिट होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जूनेटिक वायरस कहते हैं। जूनेटिक वायरस क्या होता है, जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं उन्हें जूनेटिक वायरस कहते हैं। चाहे हम बैट्स के थ्रू हो, चाहे पिग के थ्रू हो, चाहे बर्ड्स के थ्रू हो, चाहे प्राइमेट्स के थ्रू हो, सारे जो हैं दोस्तों जूनेटिक वायरस होते हैं। अब जो निपा वायरस फैल रहा है, निपा वायरस स्प्रेड हो रहा है केरला में, वो क्या है दोस्तों, वो जूनेटिक वायरस है। वो किसके थ्रू, वो बैट्स के थ्रू फैल रहा है। तो अगर हम देखें दोस्तों, निपा लाइक वायरस विथ हाई फर्टिलिटी पोटेंशियल और WHO अर्जेस बॉर्डर स्क्रीनिंग एंड प्रिपेयरनेस। तो बहुत सारे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 382 जो केसेस हैं दोस्तों वो निपा वायरस के, वो कहाँ फाउंड किए गए, वो केरला के अंदर फाउंड किए गए। कहाँ पर, केरला के अंदर फाउंड किए गए। इंडिया एक्सपेंड सर्विलांस नेटवर्क, इंडिया ने क्या किया है, अपना जो सर्विलांस नेटवर्क है वो एक्सपेंड कर दिया है। जो अपना सर्विलांस नेटवर्क है, अपना जो इंडिया ने एक्सपेंड किया है जो सर्विलांस नेटवर्क है, ये यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, जूनेटिक थ्रेट्स एंड वन हेल्थ अप्रोच GS पेपर 3 और बायोलॉजिकल डिजास्टर और अर्ली वार्निंग सिस्टम, इथिक्स के लिए रिस्क कम्युनिकेशन वर्सेस पैनिक। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं जो निपा वायरस है उसका जो फैटिलिटी रेट है वो कितना है, और कोविड है उससे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों एक न्यू निपा वायरस आ रहा है जो साउथ एशिया में, अगर हम कंपेयर करें दोस्तों, अगर हम कोविड वायरस से कंपेयर करते हैं, अगर हम कोविड वायरस से कंपेयर करते हैं तो कोविड वायरस क्या करता है दोस्तों, पॉसिबली क्या है, बैट से फैला है ये, पॉसिबली क्या है, पॉसिबली पेंगोलिन। और दोस्तों इसका जो फैटिलिटी रेट है 1 से 3% है। कितना है फैटिलिटी रेट, 1 से 3% है। और ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है और वैक्सीन और एंटीवायरल्स है, इसकी वैक्सीन है और एंटीवायरल्स है। अगर हम दोस्तों निपा वायरस की बात करें तो निपा वायरस जो है फ्रूट बैट से फैलता है। क्या, जो फ्रूट बैट्स है उससे फैलता है। और इसका जो फैटिलिटी रेट है, जो कोविड है, उस कोविड जो वायरस था उससे कहीं ज़्यादा है, 40 से 75% है। और ये एनिमल टू ह्यूमन फैलता है, लेकिन दोस्तों लिमिटेड है। ह्यूमन टू ह्यूमन इसका जो ट्रांसमिट है या ह्यूमन टू ह्यूमन जो स्प्रेड होता है वो बहुत लिमिटेड है दोस्तों। लेकिन नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर वैक्सीन, निपा वायरस के लिए ना तो कोई वैक्सीन है ना कोई ट्रीटमेंट है, ना तो इसकी कोई वैक्सीन बनी है और ना कोई ट्रीटमेंट बना है। अगर एक न्यू निपा वायरस की तरह फैल रहा है, एक जो वायरस है बिल्कुल निपा वायरस की तरह साउथ एशिया में फैल रहा है, वो भी दोस्तों बैट से फैलता है। और इसका जो फैटिलिटी रेट है वो दोस्तों 30 to 60% है। एनिमल टू ह्यूमन फैलता है और सस्पेक्टेड है, अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड होता है या नहीं होता है। नो नोन ट्रीटमेंट यट, कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक इसका नहीं मिला है, कोई भी ट्रीटमेंट इसका अभी तक नहीं मिला है। तो मैंने दोस्तों ये आपको निपा वायरस के बारे में बताया जो केरला के अंदर फैल रहा है। ये था आज का हमारा 19 जुलाई का द हिंदू का न्यूज़पेपर। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो
को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा।